नमस्ते। तो फिर दरअसल जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में कह रखा था कि हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। तो कहीं ना कहीं जो क्लास 11th की जो पहली यूनिट है जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड, उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। और मैंने आपसे पहले भी बोला था कि एनसीईआरटी में जो जितने भी कुल चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में, उनको कुछ यूनिट्स में बांट दिया गया है। जैसे कि क्लास 11th की एनसीईआरटी में 5 यूनिट्स हैं और हर यूनिट के पहले चैप्टर के सामने एक साइंटिस्ट की बायोग्राफी दे रखी है। तो मैं जैसे ही डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड यूनिट स्टार्ट करता हूँ तो वहाँ के जो पहले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अर्नस्ट मेयर, जिनका पूरा नाम अर्नस्ट वाल्टर मेयर है, उनको मैंने कवर कर दिया है। हालांकि उनकी जो जीवनी थी उसमें से, या फिर हम कह सकते हैं उनकी जो बायोग्राफी थी, उसमें से जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे और उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट के साथ साथ में जो कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थी उनको मैंने समझाया था और वहाँ पर लिख भी रखा था इस वाइट बोर्ड पर। तो वो कवर हो चुके हैं और हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। पर इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ थोड़ी बहुत बेसिक सी बातें करना चाहूँगा। दरअसल कभी कभी क्या होता है कि समाज में हमारी मुलाकात कुछ ऐसे थोड़ा कम पढ़े लिखे लोगों के साथ होती है जिनको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होती है, और अगर उनको ये पता है कि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो वो हमसे कुछ बड़े बेसिक से सवाल पूछते हैं। जैसे ये कहते हैं, बाबू अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो हमसे यही बता दीजिए मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। या फिर इसके साथ साथ वो हमसे ये भी कहते हैं कि ज़्यादा नहीं तो कम से कम इतना ही बता दो, नीट का फुल फॉर्म क्या होता है, शरीर में सबसे छोटी हड्डी बता दो। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो यही बता दो कि बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या होता है। तो ऐसे लोग बहुत से मिलते रहते हैं, सबसे मिलते होंगे। तो ऐसे मौके पर हम ये नहीं कह सकते कि अभी तो हमारे में स्केलेटल वाला चैप्टर ही नहीं स्टार्ट हुआ है। ऐसी चीज़ें कहने से बचना है और उन्हें वहाँ पर जवाब देकर आना है। इसी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन बता देता हूँ। बायोलॉजी क्या होती है? दरअसल मेरा मानना ये है कि अगर हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं या फिर किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं या किसी बुक को पढ़ते हैं, तो जो बुक का नाम होता है, चैप्टर का नाम होता है और जो किसी स्टोरी का नाम होता है, ये दरअसल उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी को देख कर दिया जाता है। ठीक उसी तरह बायोलॉजी भी है। तो बायोलॉजी का जो टर्म है, अगर हम उसी को स्प्लिट अप कर दें तो हमें बायोलॉजी क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअल में ये है क्या। बायोलॉजी शब्द को हम जैसे स्प्लिट अप करते हैं, इसमें से 2 टुकड़े होते हैं। पहला होता है बायोस, दूसरा होता है लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी या डिस्कोर्स करना चीज़ों को। ठीक है, तो मतलब हम लिविंग की स्टडी को ही बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो इसको कई बुक्स डेफिनेशन लिखती हैं कि बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स ऑन दिस अर्थ। वैसे बायोलॉजी की कई सारी डेफिनेशन होती हैं, बट उन तमाम बुक्स में से एक डेफिनेशन ये भी है कि बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स ऑन दिस अर्थ। दरअसल अगर हम समझें तो जो धरती पे पहली लाइफ आई थी वो आई थी आज से तकरीबन 4 बिलियन ईयर एगो पहले, और तब से लेकर के अब तक लिविंग ऑर्गेनिम्स में कितना सारा इवोल्यूशन हुआ ये हम देख सकते हैं। पहले सिंगल सेल होता था, उस सिंगल सेल में भी मूवमेंट होती थी, लोकोमोशंस होते थे, डाइजेशन होते थे, पर उन्हीं कामों को करने के लिए आज हमारे अंदर अलग से सिस्टम बना पड़ा है। जैसे पहले सिंगल सेल डाइजेशन करती थी, ठीक उसके लिए आज हमारे अंदर पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। हम इतने एडवांस हो चुके हैं उसके कंपेयर में। वो जो लाइफ आज से 4 बिलियन ईयर एगो पहले आई थी, आज भी उन्हीं सेलुलर सेल्स हैं, बट आज हम जैसे लोग भी हैं जो इतने ज़्यादा एडवांस हैं, जिनकी लैंग्वेज स्किल इतनी हाई है, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी इतनी हाई है। तो उस प्रिमिटिव से लेके हम जैसे एडवांस तक के सफ़र की जो कहानी सुनाती है वो बायोलॉजी है। इसीलिए बायोलॉजी को लिखा जाता है कि बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन दिस अर्थ। ठीक है, तो ये बायोलॉजी की डेफिनेशन रही। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ड। तो जैसे ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है द लिविंग वर्ड, तो दरअसल जब मैं पढ़ता था तो मैं ये पाता था कि जैसे ही चैप्टर क्लास में स्टार्ट होता था आधे से ज़्यादा बच्चे छोड़ के भाग जाते थे। शायद उनका इस चैप्टर पे लेस अटेंशन रहा हो, लेस इंटरेस्ट रहा हो, लेकिन अगर आप मेरी मानिए तो ये चैप्टर बहुत बढ़िया है। ऐसा कहने के 2 कारण हैं। पहला तो ये है कि नीट सन 2016 में इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सवालों की संख्या कुल 3 रही थी। 17-18 में एक सवाल पूछे गए, तो एवरेज अगर हम मान लें तो इस चैप्टर से पूछे जाने वाले सवालों की संख्या है, अगर हम एवरेज नंबर की बात करें तो सवालों की संख्या एवरेज 2 है, और नंबर की बात करें तो नीट जैसे एग्जाम में एक सवाल से 4 नंबर मिलते हैं, तो इस चैप्टर की जो वेटेज है वो 8 नंबर का है। तो अगर इतने छोटे से चैप्टर से जिसको एनसीईआरटी अपने 5 से 6 पन्नों में समेट देती है और जिसका रिवीजन विदिन हाफ एन आवर किया जा सकता है, उससे अगर 8 नंबर आ रहा है तो मतलब चैप्टर इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है इसमें जैसे कुछ टर्म्स हैं, पॉपुलेशंस है, कम्युनिटी है और डाइवर्सिटी है, हैबिटेट है, कॉन्फ्लिक्ट है, कोऑपरेशन है, ये जैसे टर्म्स हमको आगे इकोलॉजी में देखने को मिलते हैं। ठीक है,
और तो कहीं ना कहीं जो चैप्टर है ये आने वाले चैप्टर्स का बिल्कुल बेसिक है। तो अगर हमें इस चैप्टर की अच्छी नॉलेज है तो जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं वो हमारी समझ में आसानी से आएंगे। तो इस चैप्टर को आपको 2 कारणों से पढ़ना चाहिए। एक तो इसका वेटेज भी है। दरअसल चाहे वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई मान लीजिए बोर्ड का एग्ज़ाम हो, दोनों में ही जो सवाल आते हैं वो एज इट इज़ इस चैप्टर की एनसीईआरटी की लाइन से आते हैं। ठीक है, तो हम बस एनसीईआरटी की लाइनों को थोड़ा सा खंगालेंगे और इससे अधिक कुछ भी नहीं करेंगे। और अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ड। मैंने दरअसल पिछले कुछ साल के पेपर्स को देखा इस चैप्टर से, मतलब तो मुझे ये पता चला कि इस चैप्टर का जो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्शन है वो है, यहाँ मैंने लिख रखा है, वो है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बाद जो अगला सेक्शन है वो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड। फिर उसके बाद जो लास्ट है वो है टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक डिक्रीजिंग ऑर्डर है वेटेज के अकॉर्डिंग। तो जैसे ही हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक पहला पैराग्राफ दिया हुआ है। उस पैराग्राफ में दरअसल एनसीईआरटी हमसे ये कहता है कि अगर हम उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि एनसीईआरटी हमसे दरअसल ये कहना चाहता है कि हम जैसे ही अपने चारों तरफ अपनी नज़र घुमा के देखते हैं, तो अगर हम अपने चारों तरफ अपनी सराउंडिंग में अपनी नज़र घुमा के देखते हैं तो हमें दिखाई क्या देगा, हमारा इन्वायरमेंट दिखाई देगा। तो एनसीईआरटी डायरेक्टली ये कहना चाहता है कि जैसे ही हम अपने इन्वायरमेंट में देखते हैं चारों तरफ, तो हम ये पाते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो इंसेक्ट हो, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे जो भी हैं, उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वो कई प्रकार के हैं, यानी उनकी वैरायटी हाई है, उनकी डाइवर्सिटी हाई है, वो बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है। और न सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म वर्सटाइल है, न सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म में वैरायटी हाई है, बल्कि वो ऑर्गेनिज्म जिन हैबिटेट में रहते हैं उन हैबिटेट की भी डाइवर्सिटी, वैरायटी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो वर्सेटिलिटी दोनों में मिलेगी, ऑर्गेनिज्म में भी मिलेगी और उनके हैबिटेट में भी मिलेगी। ठीक है, तो इसी बात को आप भी जब एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको भी ये लगेगा कि एनसीईआरटी यही कहना चाहता है। ठीक है, तो उसी बात को मैंने लिखा है कि वी फाउंड अ वेरी हाई डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट्स एंड ऑर्गेनिजम्स अराउंड अस। मतलब दोनों में डाइवर्सिटी बहुत हाई है, एक तो हैबिटेट में भी और ऑर्गेनिजम्स में भी। ठीक है, अच्छा, अब हैबिटेट्स जहाँ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे नदी हो गई, पहाड़ हो गए और ओशियंस हो गए, झीलें हो गई, लेक्स हो गई, तमाम एग्जांपल्स हैं। तो एनसीईआरटी उनको लिखता भी है, मैं भी थोड़ा सा लिख देता हूँ। मान लीजिए लेक्स हो गई, फॉरेस्ट हो गए, ओशियंस हो गए, लेक्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, और इन सब के साथ हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी एक और एग्जाम्पल मेंशन करता है जिसका नाम है हॉट स्प्रिंग्स। अब कहीं ना कहीं ये झील, ये जंगल और ये समुद्र, ये पहाड़, इन सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं हम सुन रखा है, वाकिफ़ हैं। जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला शब्द है वो है हॉट स्प्रिंग। इसको हमको थोड़ा सा समझना होगा। हॉट स्प्रिंग का मतलब ये होता है कि दरअसल अगर हम हॉट स्प्रिंग को समझना चाहें तो हमें सबसे पहले समझना ये होगा कि दरअसल जो धरती होती है उसका भी अपना कुछ टेम्परेचर होता है। ठीक है, जिसको हम भूताप बोलते हैं, और उस धरती में कुछ जल भी होता है जिसको हम भूजल बोलते हैं। तो उस भूताप की वजह से जो भूजल होता है वो धरती से बाहर आने लगता है, जिसको हम हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हॉट स्प्रिंग होता है इसके भारत में अगर भारत में आपको देखना है तो भारत में भी कई सारे हॉट स्प्रिंग हैं। जैसे एक है पैनामिक हॉट स्प्रिंग। पैनामिक हॉट स्प्रिंग आपको सियाचिन ग्लेशियर के बगल में देखने को मिल जाएगा। उसका नाम पैनामिक इस वजह से है क्योंकि दरअसल वो पैनामिक नाम का एक गांव है, उस गांव के नाम पे उसका नाम पड़ा है पैनामिक हॉट स्प्रिंग। एक खीरगंगा हॉट स्प्रिंग भी है, और इसी से मिलता जुलता टर्म आपको शायद इकोलॉजी में पढ़ने को मिले जिसका नाम होता है हाइड्रोथर्मल वेंट्स। वो भी हॉट स्प्रिंग से रिलेटेड है, मैं उसको भी लिख देता हूँ, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हाइड्रोथर्मल वेंट्स। दरअसल होता क्या है कि ये जो हॉट स्प्रिंग्स हैं अगर ये ओशियंस में पाए जाने लगे, बिल्कुल डीप ओशियन में, और इनमें क्या होता है, ये जो हॉट स्प्रिंग अगर डीप ओशन में पाए जाने लग जाएं, और इनमें क्या होता है कि एक गैस होती है जिसका नाम होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। जब ये हॉट स्प्रिंग बिल्कुल डीप ओशन में पाए जाने लगे और उनमें हाइड्रोजन सल्फाइड की कंसंट्रेशन बहुत अधिक हो, हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस होती है जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, इसकी स्मेल होती है रॉटन एग लाइक, मतलब सड़े हुए अंडे जैसी। ठीक है,
तो इसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है वहाँ पर, और जो ओशियन के वाटर होते हैं वो इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, और जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर रहने वाले कुछ कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, और उन कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया को खाने वाले हैं वहाँ पर रहने वाले फिल्टर फीडर्स। तो इस तरह से वहाँ पर एक केमिकल एनर्जी की बेसिस पर एक पूरी की पूरी फूड चेन चलती है। ये थोड़ी सी जानकारी रही आपको हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में। इनकी डेफिनेशन से सवाल नहीं आएगा, और बस हाँ एग्जाम्पल से उसको थोड़ा सा जब एनसीईआरटी ने लिख रखा है तो उसको समझना हमारा कर्तव्य बनता है। इस वजह से मैंने थोड़ा सा हॉट स्प्रिंग और हाइड्रोथर्मल वेंट्स को दोनों को हाईलाइट करके बता दिया।